Good morning, friends, and welcome back to Trans India. Real people, real emotions. This is the Legends of Passenger Transport series presented by Seat Tires. Our 100th episode last week received an overwhelming response. Our viewership hit a new record, and we received many compliments for the contents that we had carried and that we have been carrying in our journey. Once again, a huge thank you to all our viewers. Friends, in the Legends of Passenger Transport series presented by Seat Tires, this week we present a gentleman who has been continuing a legacy started by his grandfather way back in the early 1900s. You heard that right. He joined the business at the age of 20, way back in the year 1976. So friends, we are happy to feature this week in the Legends of Passenger Transport series presented by Seat Tires, Mr. Sohan Singh Aitiana. Sohan Singh ji, who heads Aitiana Travels, hails from Kolkata, and he operates in perhaps one of the most difficult regions in the country. His buses ply from West Bengal to Bihar, passing through Jharkhand. Sohan Singh ji still recollects his grandfather buying a taxi way back for a price of mere rupees 500, which of course meant a lot back in those days. But over the years, Sohan Singh ji has transformed the business, and from metered taxis, Aitiana Travels now provides passenger transport with various kinds of buses, plying primarily between West Bengal and Bihar. So coming up after this very short break, our interaction with Sohan Singh ji in the Legends of Passenger Transport series presented by Seat Tires. See you on the other side of this very short break. Welcome back to the Legends of Passenger Transport series presented by Seat Tires. We are in conversation today with Mr. Sohan Singh Aitiana. सोहन सिंह जी, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में आपकी शुरुआत कैसे हुई? हमारी शुरुआत हुई कि मेरे ग्रैंडफादर आए, मलेशिया से आए थे, फादर के चाचा जी। उन्होंने कामागाटा मारू जहाज पे हेल्प किया था। तो जो वो कलकत्ता लैंड किए, उनको बोला कि 24 घंटे के अंदर बंगाल छोड़ना है। तो वो जैसे वो लोग 4 आदमी थे, जैसे लुधियाना उतरे तो दे वर अरेस्टेड और लाहौर जेल चले गए। 6 महीने के बाद में वो छुट के गाँव में आए और उनको हुआ कि 1 साल जू बंद होती थी कि विलेज की पेरिफेरी के आप बाहर नहीं निकल सकते। तो उनको था कि मेरे को जाना है कनाडा। तो उसके बाद में वो कलकत्ता आए। जब तक पासपोर्ट बन रहा था, उन्होंने उनके कज़न के साथ में मिलके टैक्सी ली 500 रुपये में। उस समय ज़माना वैसा ही था। इन द मीन टाइम मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई। तो हमारे फादर के जो चाचा जी थे, सरदार चंदन सिंह, वो अपने 4 भतीजों को और एक भतीजी मेरी बुआ जी को लेके कलकत्ता आ गए। तो फादर तो उस समय क्लास 5-6 तक ही पढ़ाई कर पाए और वो 4 भाई अपनी टैक्सियां, यहाँ तो उस समय टैक्सी का था बिजनेस, तो टैक्सी का चालू किया। फिर बसेस में आए। फादर बताते थे कि स्टीम इंजन सुबह 3 बजे उठ करके हम लोग स्टीम तैयार करते थे। बस का इंजन जो था, स्टीम इंजन, लोकल बसेस हम लोग की चलती थी। प्रायर टू इंडिपेंडेंस हम लोग की लोकल बसेस यहाँ पर एग्जैक्टली सारे रूट तो मैं नहीं बता सकता। जो उस समय प्रायर टू इंडिपेंडेंस 56 वगैरह में फिर नेशनलाइज हो गए थे। रूट नंबर 3 उस समय 4-5 ऐसे ही, नंबर 5 भी था, ऐसे चलते थे।
फिर मेरे को फिर फादर ट्रक्स में चले गए। ट्रक्स में चले गए तो पटना, भागलपुर, मुंगेर, कलकत्ता ब्रांचेस थी। और हमारे ताऊ जी जो थे वो कलकत्ता में ही गुरुद्वारा के प्रेसिडेंट बन गए। तो हम लोग को आईटीसी का सिगरेट का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा था। तो ताऊ जी बोले कि मैं गुरुद्वारा का प्रेसिडेंट और मेरी गाड़ियाँ सिगरेट होंगी, ये काम नहीं मैं कर सकता। तो फादर ने गुस्से में आकर के सब ट्रक ट्रांसपोर्ट बेची और बस में शिफ्ट कर गए बिहार में। तो लोकल कलकत्ता में बसेस थी। 1956 में भागलपुर से हम लोगों ने स्टार्ट किया। भागलपुर से फिर दुमका आए, दुमका से फिर 63 में फादर पूर्णिया चले गए। तो इस हिसाब से हम लोग की वहाँ से बसेस का काम चलता रहा। आपकी बसेस किन स्टेट्स में चल रही थी उस वक्त? हमारी मेनली बिहार एंड बंगाल, हाँ, एंड वाया झारखंड वी हैव टू गो। स्वर्ण सिंह जी, आप बिजनेस में कैसे आए और आपका पहला असाइनमेंट क्या था? सीखने वाला कोई नहीं, तो मेरे को दुमका भेज दिया है, पहले वहाँ कोई नहीं था। फिर कलकत्ता आ गए, फिर 85 में हमारे कजन के साथ सेपरेशन हो गया, तो फिर मैं पूर्णिया चला गया। तो दुमका, भागलपुर की हम लोगों ने ब्रांचेस बंद कर दी थी। तभी पूर्णिया, सिलीगुड़ी, कलकत्ता, ये 3 हमने रखा हुआ है लोकेशंस। स्वर्ण सिंह जी, 1976 में जब आपने बिजनेस ज्वाइन किया, उस वक्त बस ऑपरेशन कैसा था? मैंने ये देखा है कि हमारे यहाँ जब कलकत्ता में टैक्सी भी थी ना, 66 की बात बता रहा हूँ, मेरे को आज भी याद है, 62 पैसे पेट्रोल था और गाड़ी की कीमत उस समय एम्बेसडर की 12,000 रुपये थी और रोज का 35-40 रुपया बचता था। दैट वॉज क्वाइट अ सम एट दैट टाइम। मतलब साल भर में वो गाड़ी फ्री हो जाती और साल 2 साल में जब बेचते थे ना, तो जितने में खरीदी उससे 2-4 हजार रुपये ज्यादा ही मिलता था। इट कंटिन्यूड अप टू द 80s। उसके बाद ऐसा 90s के बाद ऐसा डाउनफॉल हुआ कि गाड़ी लेकर आओ तो रजिस्ट्रेशन के समय में 10% खत्म। और आज के दिन में तो हमारे बसेस मेनली डिपेंड्स अपॉन बस की बॉडी अगर डैमेज हो गई तो पुरानी गाड़ी पे नया बॉडी बनाना बड़ा मुश्किल है, फायदा ही नहीं। तो मैक्सिमम हम लोग गाड़ियाँ, मेरे पास तो 2012 तक की मैंने स्क्रैप कर दी। स्क्रैप करना पड़ा, 3-4 लाख रुपए मिलता है बस। और उस वक्त का स्वर्ण सिंह जी बिजनेस मॉडल कैसा था 1976 में? 76 में आई रिमेम्बर ऑल इंडिया परमिट का स्टार्ट हुआ और बिहार का पहला परमिट मेरे फादर के नाम से था। तो हम लोगों ने 2 गाड़ियां बनाई थी। फ्री इंडिया जालंधर से, वो बाद में वो फैक्ट्री बंद हो गई। तो पटना पूर्णिया हम लोगों ने 1 जनवरी से स्टार्ट किया था। 77 20 रुपया भाड़ा था और गाड़ी फुल जाती थी दोनों तरफ से। उस समय एसी का चलन नहीं आया था, लेकिन इट वाज लग्जरी बस। फर्स्ट बिहार की लग्जरी बस मेरे फादर के नाम से परमिट था। लेकिन वो भी आस्ते आस्ते 81 से डिक्लाइन होना चालू कर दिया। गंगा ब्रिज बन गई तो गाड़ियां, ट्रांसपोर्टर दूसरे आ गए। उस समय का बात है कि आप सोच लो कि पटना से पूर्णिया डिस्टेंस 300 किलोमीटर अप डाउन गाड़ी करती थी। 6 घंटे में घड़ी देख के गाड़ी पहुंचती थी, तो ट्रैफिक बहुत कम था। आज वो अप डाउन गाड़ी नहीं करती है। आज जो भी गाड़ी चलती है ओनली नाइट में या डे टाइम में। तो 300 किलोमीटर में वन वे में क्या किराया होगा, क्या बचा सकते हो। आज के दिन में अगर 500-600 गाड़ी लॉन्ग डिस्टेंस की 600 किलोमीटर गाड़ी नहीं चले तो प्रॉफिट नहीं आएगा। स्वर्ण सिंह जी, उस वक्त के मेजर चैलेंजेस क्या थे? तो उसकी मुश्किलें क्या है? उसको उतना कोई खास मुश्किल नहीं था। अच्छा, बिहार में बाद में रोड्स खराब हो गए, फिर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता रहा 80s और 90s में, वो फेज खराब रहा। और आज के दिन में
बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर तो हम लोग को सबको मालूम है, पोजीशन इज नॉट एट ऑल गुड। रोड कंडीशन, आप ये सोच लो कि मोस्ट वाइटल रोड बंगाल का है NH34, सो कॉल्ड NH34, कलकत्ता टू डलकोला। बिकॉज इस कॉरिडोर के ऊपर में हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट डिपेंड करता है इस रोड पर, और नेपाल, भूटान, इधर बांग्लादेश, सबको ये इसी रोड से जाना है गाड़ियाँ। लेकिन आज तक लास्ट 20 साल से रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आज तक कंप्लीट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट रोड। आई थिंक अगर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में निकाला जाए तो सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड लगा होगा कि ये रोड स्टिल इट इज इनकम्प्लीट। क्यों? लैंड के बगैर तो रोड बनेगा नहीं, तो लैंड एक्विजिशन इन बंगाल इज वेरी डिफिकल्ट। क्या आपको लगता है कि अगर हम इंडिया की बात करें एज अ होल, तो ईस्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज प्रोबेबली द वर्स्ट इज बंगाल एट प्रेजेंट। बंगाल, बिहार पहले कुछ साल अच्छा रहा, अब बिहार का भी हो गया। लास्ट 10 years बिहार में भी कुछ नहीं हुआ। जो NH के रोड बन गए, लेकिन बाकी रोड नहीं है, कंडीशन ठीक नहीं। सोहन सिंह जी, जहाँ तक सुरक्षा की बात है, आई एम नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ रोड एक्सीडेंट्स बट अदरवाइज, ईस्ट का जो रेपुटेशन है वो बहुत कुछ अच्छा नहीं है। आए दिन यहाँ पर हादसे होते थे पहले, अब शायद कम हो गए होंगे। आपकी जर्नी कैसे रही है? जैसे 4 lanes वगैरह बन गए हैं ना, NHAI का सेफ्टी आगे से अच्छा है, इम्प्रूव है। पहले डकैती होती थी। इनफैक्ट एक मेरे साथ घटना हो चुकी है। आई हैव अ बुलेट लॉज्ड इन माय चेस्ट, स्टिल पेलेट्स आर देयर। दिस हैपेंड इन 30 April 89। मैं पूर्णिया से अपनी बस में ही चढ़ा। यूजली क्या होता था, वहाँ से संडे को व्यापारी आते थे कलकत्ता, यहाँ से मंगला हाट बहुत बड़ा एक रेडीमेड गारमेंट्स का बाजार लगता है, वहाँ से मार्केटिंग करके पूरे, आज भी पूरे ईस्टर्न इंडिया वहाँ से सप्लाई होता है। तो व्यापारी बैठे हुए थे। मेरे सामने की सीट में एक मारवाड़ी कपल थी, ट्रांसपोर्ट स्पेयर पार्ट्स की दुकान में उनको जानता था। मैं पीछे बैठा हुआ। पूर्णिया से 20 किलोमीटर निकले ही थे तो डकैत, 4-5 डकैत उठ खड़े, सबको लूटने लग गए। तो लेडीज ने अपना चेन खोल के ब्लाउज में डाल दिया। उसके हस्बैंड कुछ बोलने लगा, उसको थप्पड़ मारा। मेरे को मालूम नहीं क्या हुआ, मैं उठ करके उनसे लड़ने लग गया। तो जो मास्टरमाइंड कर रहा था पीछे से, उसने मेरे को गोली मारी, और वो कंट्री मेड रिवॉल्वर था। आज इवन आफ्टर 34 years ऐसा लगता है कि करंट दौड़ रहा। माई रिब वाज टोर्न ऑफ। लंग्स के 2 लेयर होते हैं, आउटर लेयर को ग्लेज करके गई। आई वाज सेव्ड बाय मिलीमीटर, यू कैन से। यहाँ रिवॉल्वर मारा, माई जॉ वाज ब्रोकन, 20 ब्लीडिंग, प्रोफेशनली ब्लीडिंग। गाड़ी हम लोग को, मेरे को तो दे लेफ्ट मी फॉर डेड। Unfortunately, 45 passengers were there. Not a single one tried to help me. वापस आए पूर्णिया हॉस्पिटल में। मैं पैदल चल के गया, क्यों लोकल थे तो सब जानते थे मेरे को। मैं बोल रहा था आज किसी ने मदद नहीं की तो आज 4 डकैत को ऐसे उठा लाते हैं। Because I was fighting with 2 of them. पीछे से मेरे को बुलेट लगी, मैंने उन्होंने बेहोश किया। नेक्स्ट डे आई वाज ब्रॉट टू कलकत्ता। यहाँ आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर 3 weeks. जॉज वाज वायर्ड अप। भगवान ने कोई अच्छा काम किया था तभी मेरे को जिंदगी। आज 34 साल हो गए। फिर उस समय ऐसा था डकैतियां होती थी। आज रेयरली यू हियर, बिकॉज आज ट्रैफिक इतनी बढ़ गई है ना हाईवेज में, और रोड अच्छे हो गए हैं। पहले जैसा तो नहीं है, लेकिन अब काफी इम्प्रूव हुआ है रोड, तो वो उस हिसाब से सेफ्टी वाला मैटर भी उतना प्रॉब्लम
Swan Singh ji, 1976 to now is a long time. आपने इंडस्ट्री में क्या मेजर चेंजेस देखे हैं? बस सेगमेंट पहले तो हम लोग जिस हिसाब से बसेस बनती थी, आज के दिन में मैंने फर्स्ट टाइम मल्टी एक्सल वॉल्वो स्टार्ट की थी कलकत्ता सिलीगुड़ी में 2017 में। सेमी रिक्लाइन किया था सीट्स, 4-5 सीट कम करके। दैट वाज द फर्स्ट। आफ्टर दैट 2019 में मैंने भारत बेंज की स्लीपर लेकर आए थे। पहले कलकत्ता सिलीगुड़ी में सब गाड़ियां सिटिंग ही चलती थी, लेकिन बिहार में स्लीपर का ट्रेंड पहले आया। वो उसमें था कि नीचे में सिटिंग, ऊपर में स्लीपर। दिस स्टार्टेड इन 2005-06। बंगाल में नहीं था। बंगाल में 2019 के बाद स्लीपर, 20 के बाद स्लीपर हुआ। हाँ, तो आज के दिन मैक्सिमम गाड़ी जो भी प्रेफर कर रहे हैं लॉन्ग कलकत्ता सिलीगुड़ी रूट, बिकॉज बंगाल में यही एक मेजर रूट है, तो मैक्सिमम स्लीपर प्रेफर करते हैं। दिस आई हैव सीन द चेंज। गाड़ियां भी तो पहले तो थे नहीं। पहले आप सोच लो कि 60s में बेंज थी, टाटा बेंज थी। टाटा बेंज से फिर बेंज खत्म हो गई, फिर टाटा आ गई, फिर टाटा और लेलैंड थी। अब बहुत सी गाड़ियां आ गई हैं। उस समय एसी एयर कंडीशनर का ट्रेंड नहीं था। ये भी लास्ट 15-20 ईयर से ही एसी का ट्रेंड हुआ है। The Bus Operators Confederation of India, also known as BOCI, has transformed the bus segment, rather the image of the bus segment across the country. BOCI's biannual event Pravas has been attracting huge crowds from across India, and manufacturers and other suppliers who provide to the bus segment have been thronging Pravas to showcase their facilities and services. Sohan Singh ji has been connected with Pravas right since the association began. Coming up after this very short break, Sohan Singh ji's thoughts on BOCI and what holds in the future for bus operators. You are watching Legends of Passenger Transport, presented by CF Tires. See you on the other side of this very short break. Welcome back to Legends of Passenger Transport, presented by CF Tires. We are in conversation today with industry veteran Mr. Sohan Singh from Aitiana Travels. सोहन सिंह जी, आप बोकी के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं। बोकी की मेजर एक्टिविटीज क्या रही हैं? मैं AMTC से भी जुड़ा और मेरे फादर भी पहले AMTC में थे। मैं 60s and 70s की बात बोल रहा हूँ। तो 94-5-6 से मैं भी AMTC में देख ही रहे हैं क्या हाल है। लेट्स सेट द बेटर। तो बोकी जब स्टार्ट किया तो प्रसन्ना जी आए कलकत्ता, तो वी हैड अ मीटिंग। इट वाज वेरी फ्रूटफुल। तो फर्स्ट से ही बोकी ने जहाँ जहाँ अपना पक्ष रखा, it has been heard, and Prasanna is a dynamic man. वैसे आदमी आने चाहिए इस फील्ड में। आप ये सोच लो, जो भी इंडिया के टॉप के बस ओनर्स हैं, they are all practically associated with बोकी। ऑल ओवर इंडिया से रिप्रेजेंटेशन है। आज बोकी का नाम आप कहीं भी इंडस्ट्री में चले जाओ, सो एवरीवन रिकॉग्नाइजेस। और इतना शॉर्ट पीरियड में जो हम लोग प्रोग्राम वगैरह बॉम्बे में किए, या लास्ट प्रवास हमने हैदराबाद में किया। लास्ट हैदराबाद प्रवास वाज अटेंडेड बाय नियरली 4,000 पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। केरला से तो 600 आदमी आए थे बाई ट्रेन टू अटेंड दैट।
सो इतने लोगों को का अरेंजमेंट करना, रहना, प्रोग्राम 3 दिन करना, इट्स नॉट अ जोक। अब तो हम लोग तो एएमटीसी में रहे हैं, ऐसा प्रोग्राम तो कभी हुआ ही नहीं, इस स्केल में नहीं हो पाया। सुवन सिंह जी, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसे बोकी आज के दिन में टेकअप कर रही है? ऑल इंडिया परमिट जो हुआ है वो ड्यू टू बोकी, इससे बेनिफिट बहुत है। आप ये सोच लो कि जो गाड़ियां 5 स्टेट में साउथ की चलती थी, ईयरली टैक्सेशन वाज अराउंड 25 lakhs। अगर 5 स्टेट का, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा और केरला का जोड़ें तो 20 से 25 लाख रुपए साल का उसको टैक्स लगता है। तो इसमें हम 3 लाख रुपए दे करके परमिट ईयरली हम अगर चला पाते हैं तो बेसिकली साउथ इंडियन और वेस्टर्न स्टेट्स के ट्रांसपोर्टर को बेनिफिट। तो बंगाल में इतना टैक्स पहले से ही नहीं रहा, तो यहाँ के लोगों का उतना पेइंग कैपेसिटी भी नहीं है और इतना भाड़ा भी कोई नहीं देता। बिकॉज फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली क्या है कि लास्ट से 77 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जो भी रेल मंत्री बन रहे हैं और मोस्टली बने हैं ईस्ट से, बंगाल और बिहार। तो रेलवे नेटवर्क जहां 4 ट्रेनें चाहिए वहां 6 हैं। तो ट्रेन इतनी है और अनफॉर्चुनेटली साउथ में उतनी ट्रेन नहीं है, वहाँ के रोड बहुत अच्छे। लेकिन बस सेगमेंट के मेन मुद्दे क्या होंगे इस वक्त? हमारा चैलेंज तो, हमारा तो कंपटीशन मेन ट्रेन से है, और सबसे आज हमको प्रॉब्लम हो रहा है डीजल हाइक एंड सेकंड इज टोल द वे इट इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। और डीजल प्राइस लास्ट 1 साल से हम लोग देख रहे हैं, क्रूड प्राइस हैज कम डाउन फ्रॉम $115 to $70, लेकिन रेट तो कम नहीं हो रहा है डीजल। नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट, इवन द ऑपोजिशन साइलेंट। क्यों सुनता कोई नहीं ना, ऑपोजिशन भी बोले तो कौन सुनेगा। सुवन सिंह जी, क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के प्रति इतनी हेल्पफुल नहीं है? सबसे नेग्लिजिबल पॉइंट अगर गवर्नमेंट का है तो रोड ट्रांसपोर्ट। आप ये सोचो, कोविड के समय में हमारे जैसे 3 स्टेट में गाड़ियां चल रही हैं, ठीक है, हमारी गाड़ी को तीनों स्टेट में टैक्स देना है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने क्या किया, जैसे बिहार की गाड़ी है तो बिहार को एग्जेम्प्ट किया, बंगाल और झारखंड को हमको 100% पेनल्टी देना पड़ा। बंगाल की गाड़ी है, सिमिलरली झारखंड और बिहार में हमको 100% पेनल्टी देना पड़ा, जबकि विंडोज वर क्लोज्ड, नो मूवमेंट वाज देयर। फिर आप आ जाओ इंश्योरेंस सेक्टर में, जो कोविड में 3-4 महीने गाड़ियां नहीं चली तो इंश्योरेंस कंपनी को तो अरबों रुपया का फायदा हुआ, बट दैट वाज नॉट पास डाउन टू दी ट्रांसपोर्टर्स। ये 20 लाख करोड़ का पैकेज था, हम लोगों को तो कुछ नहीं मिला। जो हमारे स्टाफ को मैं पेमेंट करना है, हमारे पास जो भी ड्राइवर खलासी कोई भी है सबको तो पेमेंट करना है। गाड़ियां चल नहीं रही, लेकिन मेरे को इंटरेस्ट भी देना है। जो 4 महीने में नहीं पेमेंट कर सका, उसकी जगह मेरे को लाखों रुपए में इंटरेस्ट देना पड़ा। तो गवर्नमेंट ने क्या हेल्प किया हमको? ये वजह है। आप यू विल फाइंड कितने ट्रांसपोर्टर एनपीए में खत्म हो गए। लेकिन ये कितना मुश्किल पीरियड था, कंसिडरिंग कि बस मूवमेंट इस समय और उसके कुछ महीने आगे तक भी बिल्कुल जीरो था। एकदम नहीं चली, गाड़ियां खड़ी रही। बसेस तो उसके बाद में भी जितनी, हर गाड़ी को ऑन दी रोड लाने में जो 6 महीने गाड़ियां नहीं, 4 महीने 5 महीने टायर सूख गए, बैटरी बैठ गई, उसका पूरा ओवरऑल करो तो ह्यूज एक्सपेंसेस अभी भी हम लोग उससे उभर नहीं पाए। मान लीजिए जो बड़े ट्रांसपोर्टर हैं उनको दूसरी तरफ से हेल्प आ गया, जैसे मेरे टैंकर्स चल रहे हैं तो एलपीजी टैंकर्स थे, फ्री थे, इंस्टॉलमेंट नहीं था,
तो मेरे को वहां से जो फंड आता वो सब इसमें चला गया। सोहन सिंह जी, हम देख रहे हैं कि चाहे ट्रक हो या बस हो, उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आप कोई ऐसा एरिया देखते हैं जहां पे बस ऑपरेटर्स अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर पाए? संभालने की बात बता रहा हूँ कि बिहार बंगाल में 6 साल से 1 पैसा नहीं बढ़ा, इवन टैक्सी का मीटर नहीं बढ़ा। 6 साल मनमाना लेते रहे, इस कोई रेगुलेशन नहीं रहा। आप जिस रूट पे ऑपरेट करते हैं वहां पर क्या फिक्स्ड फ्रेट रेट है या वहां पर भी एक अनरेगुलेटेड मार्केट जैसा सीन है? रेगुलेटेड है, लेकिन रेगुलेटेड फेयर में गाड़ी नहीं चल पाएगी। क्यों? पीरियडली अगर वो इंक्रीज नहीं हो, जैसे उड़ीसा ने बहुत अच्छा किया, एक फिक्स कर दिया कि भी आज ये कट ऑफ है, ऑन एवरी 2 रुपीज इंक्रीज इन डीजल प्राइस वी विल रिवाइज इट। वो बंगाल में हो ही नहीं रहा है, लास्ट 15 साल से कुछ नहीं हो रहा। With so much happening in the passenger segment, how does Sohan Singh ji see the future of this segment? We will continue our interaction with Sohan Singh ji after this very short break. You are watching Legends of Passenger Transport, presented by CF Tires. Welcome back to Legends of Passenger Transport, presented by CF Tires. We are in conversation today with Sohan Singh Aitiana, who heads Aitiana Travels. Sohan Singh जी, बस सेगमेंट का फ्यूचर कैसा दिख रहा है आपको? बात क्या है कि मैंने बिहार में एक बहुत बड़ा ट्रेंड देखा था। जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट थे, ऑफिसर्स, उनके बच्चों को कहीं कुछ और काम नहीं मिलता था तो बेटे को बोलते 2 ठो बस डाल दो। उसका नतीजा ये होता था कि जो एस्टेब्लिश ट्रांसपोर्टर हैं वो आकर के साल 2 साल उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, बाकी वो अपने बैंकरप्ट हो जाते हैं, हमको भी नुकसान पहुंचा जाते हैं। लड़के को कुछ काम नहीं मिलता है और हिंदुस्तान तो मालूम ही है माहिर है करप्शन में। तो उनके पास में, ऑफिसर के पास में पैसे हैं तो पैसे क्या करेंगे, बेटे को 2 ठो बस डाल दो, शादी करना है, अरे बोलेंगे हाँ बेटा काम कर रहा है। लेकिन ये नहीं है कि 2 साल 3 साल के बाद में वो गाड़ियां भी बिक जाएंगी, लेकिन इन द मीन टाइम हमारे जो एस्टैब्लिश ट्रांसपोर्टर हैं उनको वो नुकसान पहुंचा के जाते। क्या आपको लगता है कि आज कोई भी मुंह उठा के एक बस खरीद के बस ऑपरेटर बन जाता है? क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसे रेगुलेशंस या एंट्री बैरियर्स होने चाहिए कि सीरियस प्लेयर्स जो हैं सिर्फ वही इस बिजनेस में आए? मेरे को एक बहुत पुरानी बात याद आ रही है कि 1977 में यहाँ मिनी बसेस इंट्रोड्यूस हुई। तो सिद्धार्थ शंकर रे की मिनिस्ट्री में इन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव बना करके इनको मिनी बस दिया जाएगा। तो जब उस समय भी 200-300 रुपया बचत होती थी, तो जो 2-3 मालिक, 10% सीड मनी वाज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड 90% वाज लोन। तो वो पैसे जब आने लगे तो चलो भाई आज पार्क स्ट्रीट चलते हैं और खा के आते हैं। जब एक वाटर पंप के लिए भी गाड़ी 15-15 दिन खड़ी होने लगी कि उनको तो मालूम ही नहीं है इसका क्या डैमेज है, कितने रुपए लगेंगे। और दूसरी बात थी कि जब गाड़ी का टायर फटेगा या कुछ कर आपस में लड़ाई हो गई। 90% जो गाड़ियां उस समय ऐसे आई सब फेलियर हो गई। क्यों? बस बिजनेस ऐसा है कि ये कोऑपरेटिव में नहीं चल सकता है। जब इनकम आ रही है तो 5 अपना बांट लिया, खर्चा है तो 5 नहीं दे पाएंगे। तो मेरे को याद है मैं माइनॉरिटी फाइनेंस में यहाँ पर था, आई वॉज रिप्रेजेंटिंग द सिख कम्युनिटी। तो हमारे पास प्रपोजल आया था कि भी 100 जवाहरलाल नेहरू अर्बन रूरल मिशन में 100 बसेस हम लोग देंगे कोऑपरेटिव। तो आई प्रोटेस्टेड देयर
हम बोला ये आपको पैसा वापस नहीं आएगा और ये बच्चों को आप बर्बाद कर देंगे। क्यों एक एक गाड़ी 5 आदमी 6 आदमी को देंगे, वो 6 आदमी इनकम तो ले लेंगे, जब मेजर एक्सपेंस आया, कोई टायर फट गया या इंजन का वर्कशॉप हुआ, तो वो गाड़ी खड़ी हो जाएगी। तो गवर्नमेंट को ये चीज ध्यान रखना चाहिए, कभी भी ये स्कीम्स लाते हैं तो भी अल्टीमेट वायबल है कि नहीं, दैट हैज टू बी लुक्ड अप, बिकॉज़ दे स्पॉइल अदर एस्टैब्लिश्ड बिजनेस पीपल। सुन सिंह जी, बस और टोल टैक्स के अलावा टायर भी एक बहुत मेजर खर्चा है किसी भी ऑपरेटर के लिए। क्या आपने टायर सेगमेंट में कुछ इंप्रूवमेंट देखा है ओवर द इयर्स? टायर में इंप्रूवमेंट आया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जो आज के ट्यूबलेस टायर्स आते हैं या रेडियल टायर्स हैं, रेडियल टायर्स के लिए रोड ट्रेन होना चाहिए। बहुत सी जगह ट्यूबलेस टायर्स भी हैं गाड़ियों में, तो वो एक बार किसी पत्थर लग गया या कुछ हो गया तो टायर्स आर फिनिश्ड। पहले हम लोग के रिसोल होके चलते थे, अब रिसोल होते ही नहीं, अब तो बस्ट होके निकलते हैं। जब से जो भारत में ले लो, जितनी भी गाड़ियां हैं सब में आजकल वो ट्यूबलेस ही आते हैं, और ट्यूबलेस टायर्स का ये डिसएडवांटेज है। फाइनली सोहन सिंह जी, इतने सालों का तजुर्बा इस इंडस्ट्री में, आपका यंगस्टर्स के लिए क्या मैसेज होगा जो इस बिजनेस में आना चाह रहे हैं या आ चुके हैं? हम तो पहले कहते हैं कि आप कम से कम 6 महीने इस कंडक्टर या ड्राइवर बन के देखो इसके क्या प्रॉब्लम्स हैं। आज के दिन भी सबसे बड़ा हम लोग को हैरेसमेंट होता है एट द हैंड ऑफ पुलिस। आज हिंदुस्तान में देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ ड्राइवर्स। वी नो व्हाई, बिकॉज एक ड्राइवर की लाइफ जो है सबसे डिफिकल्ट है। आप यूरोप में चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ ड्राइवर्स देयर आल्सो, बट दे आर हाईली पेड देयर। एक डिग्निटी ऑफ लेबर होना चाहिए। आज एक ड्राइवर जो है इंडिया में, उसको मालिक से लेके पुलिस वाला, रास्ते का गुंडा, हर कोई 1 मिनट में थप्पड़ मार देता है, गाली गलौज करता है। ये पहले हम लोगों को, बिकॉज दे आर लाइफलाइन ऑफ इंडिया। आज अगर ट्रांसपोर्टेशन, मेरे को याद है जिस दिन ऑफ दिस बसेसिंग, एलपीजी के मैं बता रहा हूँ, जिस दिन लॉकडाउन हुआ तो फर्स्ट प्रायोरिटी वाज कि एलपीजी सबके घर में पहुंचना चाहिए, नहीं तो खाना कैसे बनेगा। तो मैं पंजाब में था, लेकिन हमने यहाँ पहले सब गुरुद्वारा को इंस्ट्रक्शन दी कि जितने रोड में गुरुद्वारा हैं सब में लंगर चालू करो, और ड्राइवर्स को कि कहीं भी ये प्रॉब्लम नहीं हो। क्यों, अगर ड्राइवर्स अगर घर छोड़ के घर चले गए तो वापस कोई नहीं ला सकता। तो लेकिन वही है कि हमारा ड्राइवर्स ने या हमारा जो कंट्रीब्यूशन था, गवर्नमेंट डिड नॉट रिकॉग्नाइज दैट। फर्स्ट ही हैज टू फाइंड आउट किस, जैसे बसेस का बात करता हूँ, किस रूट में गाड़ी चलानी है और कैसी गाड़ी वहाँ चलेगी। लाइक देयर आर सर्टेन रूट्स जिसमें आप सिटिंग वाली गाड़ी नहीं चलेगी, जिसमें स्लीपर चाहिए। और मैंने कोशिश भी की, कलकत्ता पटना में वॉल्वो बस में भी नहीं कोई बैठता, उनको चाहिए स्लीपर। वो ट्रेंड जिसका जिधर चल जाए ना, तो और अचानक ही कोई आकर के वॉल्वो डाल ले तो ही विल बी बिग फेलियर। और जो एस्टैब्लिश ट्रांसपोर्टर हैं समझते भी हैं, उनको मालूम है किधर से क्या करना है, और नए आएंगे उसके लिए बहुत चैलेंजिंग है। और मैं तो देख रहा हूँ कलकत्ता के लोकल रूट्स में तो हार्डली एनीवन न्यू इज एंटरिंग। Well, friends, that was our interaction with Mr. Sohan Singh Aitiana in the Legends of Passenger Transport series presented by CF Tires. While the passenger segment is being adequately represented by one single entity, Boki, the same cannot be said for the road transport segment, or rather the cargo carrying segment. There are multiple associations spread across the country, each trying to get their message individually to the government. Next week we will feature a prominent personality from the road transport industry
who has been working very hard, rather tirelessly, to get across the message of the industry to the government authorities. You have been watching the Legends of Passenger Transport presented by CF Tires. We will be back with you next week. Until then, stay safe. Jai Hind.